हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कल मैंने जो टॉपिक लिया था, इंडियन हिस्ट्री को शुरू किया है और इंडियन हिस्ट्री का जो पहला ही टॉपिक था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टॉपिक को मैंने 2 सेक्शन में बाँटा था। तो सेक्शन या पार्ट 1 वो मैंने कल लिया है और आज जो सेकंड पार्ट है, जिसमें कल्चर है, उस टॉपिक को मैं आज लूँगा। और उस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लास्ट में मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूँगा। तो अब शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता का जो कल्चर है, देखिए उसमें हम 4 चीज़ों को पढ़ते हैं। उनका सोशल यानी सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, एक इकोनॉमी यानी आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, एक इनका एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें राजनीतिक जीवन आ जाता है, राजनीतिक जीवन, और एक आता है इनका रिलीजन या धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो एक तो हम कल्चर पे डिस्कस करेंगे आज, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन यानी पतन कैसे हुआ उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सामाजिक जीवन। देखिए, सामाजिक जीवन के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, यानी इनका समाज किस तरीके का था, यानी समाज के अंदर जो हम देखते हैं बेसिकली महिलाओं की स्थिति कैसी थी, इसमें कास्टिज्म या वर्ण व्यवस्था कैसी थी, इनका खान पान आदि कैसा था, तो ये सब कंटेंट सामाजिक जीवन में आते हैं। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले इनका समाज देखेंगे। समाज, देखिए इनका जो समाज है ये मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है फीमेल डोमिनेट सोसाइटी। तो यहां इस बात को ध्यान रखना है, पूरी इंडियन हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो मात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है। और पूरे के पूरे, चाहे एंसेंट की बात करें या मिडिवल की बात करें या मॉडर्न की बात करें, तो आपको मेल डोमिनेट सोसाइटी पे ही क्लिक करना है। अब हम किस आधार पे कह सकते हैं, एक्चुअली में यहां से जो एविडेंस मिले हैं या मूर्तियां जो मिली हैं वो महिलाओं की अधिक मिली हैं। तो जो हमारे स्कॉलर हैं, विद्वान वर्ग हैं, उनका यही मानना है कि यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक होगा। अब देखेंगे यहाँ का कास्टिज्म यानी वर्ण व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ पर कौन कौन सी जातियां थी और उनके आपस में कैसे रिलेशन थे। चूंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट यानी लिपि मिली है उसे हम रीड नहीं कर पाए, अपठित है, तो ये कहना तो नामुमकिन होगा, असंभव भी होगा कि यहाँ कौन कौन सी जातियां थी। लेकिन यहाँ पर वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। तो देखिए, वर्ग विभाजन कैसे देखने को मिलता है, विभाजन यानी यहाँ का जो समाज है अलग अलग क्लास में अलग अलग वर्गों में बैठा था। जैसे कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हड़प्पा से एक जो बस्ती मिली है उसमें एक साइड में मल्टी स्टोरी मकान थे और एक में सिंगल रूम सेट थे, यानी अलग अलग क्लास के लोग रहते थे। तो यहाँ पर जो विद्वान वर्ग हैं उन्होंने यहाँ के समाज को बेसिकली 4 भागों में बांटा है। उसमें पहला जो वर्ग दिया है वो दिया है स्कॉलर विद्वान, दूसरा दिया है कि यहाँ पर एक योद्धा वर्ग होगा, और तीसरा जो है एक व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग, और चौथा जो था ये श्रमिक वर्ग था। अब देखिए, यहाँ 100% श्योर नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में क्या था। जो एविडेंस मिले हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आइडिया लगाया है। तो यहाँ पर विद्वान वर्ग में क्या रखा है, इन लोगों ने शिक्षक, शिक्षकों को रखा है। अब शिक्षक, चूंकि यहाँ की स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो बात अलग है कि उसे हम स्टडी नहीं कर पाए, रीड नहीं कर पाए, लेकिन जब लिपि है तो कोई सिखाने वाला होगा, तो वो जो शिक्षक है उसको हमने विद्वान वर्ग में रखा है। इसी में रखा है हमने डॉक्टर या चिकित्सक। अब चिकित्सक, जैसे कल मैंने आपसे बताया था कि जो कालीबंगा है वहां से एक बच्चे के सिर में 6 सुराग मिले हैं, जिसे सर्जरी का पहला प्रयास माना गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, चिकित्सक। तीसरे इसमें रखे हैं पुरोहित। पुरोहित, देखिए पुरोहित को हमने कैसे माना है, एक्चुअली में जो मोहनजोदड़ो है वहां से एक स्विमिंग पूल या स्नानागार मिला है, तो वहां से पुरोहितों की बस्ती भी मिली है। तो ये जो तीनों के तीनों हैं इसको हमने विद्वान वर्ग में रखा है। अब योद्धा को हमने कैसे रखा, चूंकि यहां से हमें दुर्ग मिले हैं, दुर्ग या किले या फोर्ट, फोर्ट ये मिले हैं। तो जो किले हैं, जैसे कोई भी स्थल होता था उसके वेस्ट में दुर्ग होता था जिसकी बाउंड्री होती थी, यानी रक्षा प्राचीरों से घिरा होता था, अर्थात उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। तो संभवतः यहाँ पर क्या होगा, उसमें कोई प्रशासनिक वर्ग होगा या उसमें योद्धा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो योद्धा माना गया। यहां से हमें तलवार आदि के भी एविडेंस मिल रहे हैं। व्यापारी,
देखिए, अगर हम लोथल की बात करते हैं, चूंकि लोथल से क्या है, लोथल से हमें एक डक यार्ड यानी बंदरगाह यानी पोर्ट मिला है, और वहां से एक फारस की सील भी मिली थी, मोहर भी मिली थी, तो वहां से ट्रेड होता होगा। तो ट्रेड, तो इसमें क्या आएगा, इसमें कई चीज आती हैं। एक तो इनकी व्यापारियों में व्यापारी वर्ग, इसमें एक तो व्यापारी को ही रखा है, व्यापारी, इसमें एक हमने कारीगर रखा है, कारीगर। देखिए कारीगर क्या होता है, जैसे यहां पर बंदरगाह मिला है, तो ऑब्वियसली बंदरगाह में उसमें शिप, जहाज या बोट वगैरह जो भी चलती होंगी, तो बोट को बनाने वाली एक इंडस्ट्री होगी, तो उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो कारीगर हैं। जैसे मूर्तियां मिली हैं, तो मूर्ति उद्योग होगा, उसमें काम करने वाले लोगों को भी कारीगर की श्रेणी में रखा गया है। ये जो श्रमिक वर्ग है, इसमें फार्मर यानी किसान, मछुए, मछुए का मतलब होता है जो मछलियां पकड़ते हैं आदि, इनके एविडेंस मिले हैं। तो देखिए, इस सामाजिक जीवन में हमने एक तो समाज को लिया है, यानी इनका समाज किस तरीके का साथ था, एक इनकी वन व्यवस्था को लिया है, इसके साथ साथ इसी में हम खान पान को लेते हैं, इसी में मनोरंजन के साधन लेते हैं, तो ये सब इसी में आ जाता है। लेकिन इसमें ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब तीसरी इसी में देखेंगे, इनके यहाँ जो शव होते थे, डेड बॉडी होती थी, उसका अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाता था, तो वो भी इसी में आएगा। तो इनकी जो समाधान प्रणाली है, समाधान प्रणाली, देखिए समाधान प्रणाली जो थी यहाँ पर, प्रणाली ये 3 प्रकार की थी। यहाँ पर एक पूर्ण समाधान है, पूर्ण समाधान, समाधान एक आता है आंशिक समाधान, आंशिक समाधान। ये जो आंशिक समाधान है, समाधान, इसी को हम कलश समाधान भी कहते हैं, कलश समाधान। इसी में एक आता है दाह संस्कार, दाह संस्कार। देखिए, जो पूर्ण समाधान की बात करते हैं, जो इस्लाम धर्म में होता है, उसमें डेड बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि वो हमें हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा, चूंकि हड़प्पा से एक R37 नाम का एक कब्रिस्तान, ये सिमेंट्री मिली है, वहां से एक डिफरेंट किस्म की कब्र भी मिली है जिसे एच कब्रिस्तान नाम दिया गया था। तो हड़प्पा से हमें पूर्ण समाधान के एविडेंस मिले हैं, जैसे इस्लाम धर्म में होता है। आंशिक समाधान या कलश समाधान का मतलब होता है कि इसमें डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते हैं, पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते हैं, जो उसकी बोर्न होती हैं, अस्थियां होती हैं, उसे एक बर्तन में बंद करके जमीन में गाड़ देना। और इसका एक अच्छा उदाहरण हमें सुरकोटड़ा से मिला है। सुरकोटड़ा कल मैंने डिस्कस भी किया था। ये जो सुरकोटड़ा है, गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में है। दाह संस्कार, देखिए अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो, तो जो मोहनजोदड़ो है, चूंकि यहां से कोई भी कब्र नहीं मिली है, लेकिन एक नगर तो था, लेकिन कब्र नहीं मिली है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर दाह संस्कार होगा। दाह संस्कार, दाह जैसे इस्लाम धर्म में होता है। तो अब मैं आगे की तरफ चलता हूं। ये इनका सामाजिक जीवन था, समाज के अंदर हमें इतना ही लेना है। अब हम लेकर चलेंगे इनका राजनीतिक जीवन। देखिए राजनीतिक जीवन, जीवन इसके अंदर हम देखेंगे, यहां पर गवर्नेंस को देखेंगे, गवर्नेंस या इनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे। ऑब्वियसली देखिए, जब से किसी सभ्यता का जन्म हुआ, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत वहीं पर हो गई थी। जनरली हम सोचते हैं कि एक भारत में प्रशासन है, एक राज्य के अंदर है, एक जिले के अंदर है, लेकिन प्रशासन एक ऐसी चीज होती है जो हर जगह मौजूद होती है। प्रशासन तो हम इस क्लास में भी देख सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं, मैं एक टीम लीडर की हैसियत से स्पीच दे रहा हूं और आप लोग मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रशासन यहां भी मौजूद है। तो इसी तरीके से यहां भी हम देखेंगे कि प्रशासन के कुछ एविडेंस यहां देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहां से जितने भी स्थल मिले हैं, उन स्थलों में क्या है, जो उसका वेस्ट वाला हिस्सा था, वेस्ट, यहां पर जो दुर्ग मिला है, मैंने पहले बताया भी था आपको कि इस दुर्ग की बाउंड्री होती थी, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, एक प्रशासनिक वर्ग रहता होगा। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल मैं और आपको देना चाहूंगा। जैसे यहाँ का जो टाउन प्लानिंग है, यानी नगर नियोजन, नगर नियोजन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मकान बने थे। तो नगर नियोजन जब यहाँ पर अच्छा है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई नगर पालिका, म्यूनिसिपलिटी, नगर पालिका जैसी संस्था रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो बाट मिले हैं, मापतोल या मेजरमेंट के लिए जो स्केल आदि मिला है, बाट आदि, ये जो बाट मिले हैं ये बिल्कुल प्रॉपर वेट के होते थे। सपोज दैट 1 केजी का, जैसे हल्द्वानी में या दिल्ली के अंदर कोई बाट है और उसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो कहीं भी इंडिया के हिस्से में आप देखेंगे तो उसमें 1000 ग्राम ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? चूंकि एक मापतोल विभाग होता है, मापतोल विभाग जो उस चीज को नियंत्रित रखता है। तो यहाँ बाटों में समानता मिली है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई यहाँ डिपार्टमेंट काम करता होगा। तो यहाँ पर शासन तो था, लेकिन शासन कौन करता था इसके स्पष्ट प्रमाण यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम लेकर चलेंगे इनकी इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी का मतलब होता है यहाँ पर आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो अब इनकी आर्थिक जीवन को देखेंगे। देखिए, आर्थिक जीवन अर्थात इनकी इकोनॉमी, इकोनॉमी बेसिकली हम देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी आय के साधन क्या क्या थे, वो उस पर हम चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है, अगर इनके कल्चर की बात करते हैं या उसमें जो इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वे कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए, मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूंगा। तो इसमें सोर्स ऑफ इनकम में एक आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। इसी के साथ इसी में हम देखेंगे इनकी इंडस्ट्री, इसी में देखेंगे इनका ट्रेड, 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 ट्रेड के साथ साथ यहां पर इनकी करेंसी या कोइन, इसी में देखेंगे इनका वेट और स्केल, स्केल। देखिए, वेट से तात्पर्य जो बाट वगैरह यूज करते हैं उसकी पे बात करेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर में दो चीज आती है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एक आती है क्रॉप्स, क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब कौन सी फसल उगाते थे, और एक आती है इसमें एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, कौन कौन से पशु पालते थे। देखिए, यहां पर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, तो यहां से जो क्रॉप्स के हमें एविडेंस मिल रहे हैं, हम किस आधार पे कह सकते हैं कि ये खेती करते थे। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जैसे लोथल और रंगपुर की बात करते हैं तो वहां से धान यानी पेड़ी की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कालीबंगा जो राजस्थान में है, वहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसी तरीके से मैं एक्चुअली में आपका रिवीजन भी करा रहा हूं एक तरीके से। जैसे बनावली हरियाणा में है, तो बनावली से हमें एक हल्के साक्ष्य मिले थे, खेत जोतने वाले हल्के, तो खेती तो करते हैं। तो देखिए, इनकी जो मुख्य फसल है वो है गेहूं, गेहूं, वीट। और एक नाम आता है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट कहता है कि ये लोग गेहूं उगाने वाले पहले लोग थे। स्टुअर्ट पिगट कहता है कि ये पहले लोग थे। इसके साथ साथ ये धान भी उगाते थे, मैंने बताया भी आपको कि धान के एविडेंस मिले हैं। और धान यानी पेड़ी। एक आती है कॉटन, कॉटन यानी कपास। देखिए, कपास जो है इंडिया का ओरिजिनल प्लांट है, यानी कपास को सबसे पहले विश्व में भारत ने उगाया, और भारतीयों में भी कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जिन्होंने सबसे पहले उगाया था। ये क्वेश्चन आईएएस में भी बहुत बार पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा गया है कि इंडिया का ओरिजिनल प्लांट कौन सा है। लेक्चरर आदि जो अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कपास, तो यहाँ जो ग्रीक के लोग थे, ग्रीक यानी यूनान के लोग, यूनान के लोगों ने कपास को सिंडोन नाम दिया है, सिंडोन, सिंडोन नाम दिया है। अब हम देखेंगे इंडस्ट्री। देखिए, जो इंडस्ट्री है उसमें एक सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल। और ये ध्यान रखना है, टेक्सटाइल के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो भारत का जो मुख्य उद्योग इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक रहा है, या वर्तमान की बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग भारत में पहले से ही उन्नत है। यानी आपसे किसी भी डायनेस्टी के बारे में पूछा जाए कि उस डायनेस्टी का मुख्य उद्योग क्या था, तो बिल्कुल आपको इसी पे निशान लगाना है, बिल्कुल इस फैक्ट को रट जाना है। अब आप किस तरीके से हमारे याद होगा, लॉजिक कैसे लगाएंगे? चूंकि ये कपास उगाते हैं तो ऑब्वियसली क्या है, यहाँ पर टेक्सटाइल होगा। ये टेक्सटाइल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब ब्रिटिश काल था और भारत की जो इंडस्ट्री थी उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन ये उस समय भी क्या डेवलप रहा।
जैसे उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जो हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे थे और उसी समय जैसे 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो देश के बने हुए वस्त्र यूज किए गए। ऐसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, या सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट की बात करते हैं, या क्विक इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं। तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था, यानी विदेशी वस्त्रों को हमें बाइकाट करना था, तो उस समय हमारे देश के ही वस्त्र यूज किए गए। तो उस समय भी हमारा ये वस्त्र उद्योग बहुत ही डेवलप रहा। इसके साथ साथ एक आता है मर्दभांड उद्योग। देखिए, मर्दभांड का मतलब होता है पोट्री, पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बनाने, उसके भी एविडेंस मिल रहे हैं यहाँ पर। मूर्ति उद्योग, मूर्ति उद्योग जैसे मैंने कल भी बताया था, चूंकि यहाँ जैसे मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो वहां से कांसे ब्राउन्स की बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली। ऐसे मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है। एक्चुअली में योगी जो है उसकी पहचान आदि शिव से की गई है। कहीं कहीं स्थानों पर उसे पशुपति भी कहा जा सकता है, चूंकि उसके लेफ्ट और राइट में 4 पशु बैठे थे। तो मूर्ति उद्योग भी है। इसके साथ साथ यहाँ के जो मकान थे पक्की ईंटों के बने थे, तो यहाँ ईंट उद्योग भी होगा। इसके साथ साथ ब्राउन्स ब्राउन्स यानी कांसा उद्योग भी है। चूंकि कांसा जो है एक ओरिजिनल मेटल नहीं होती, उसमें 90% कॉपर एंड 10% टिन होता है, उसको मिलाकर कॉपर बनता है, तो कॉपर उद्योग भी होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर शिप इंडस्ट्री या जहाज उद्योग भी होगा। एक्चुअली में चूंकि यहाँ से पोर्ट मिला है, तो यहाँ पर जिसमें जहाज चलते होंगे, तो ये उद्योग भी। अब देखिए, ये जो कंटेंट्स जितने भी आपने देखे हैं, इनको रटना नहीं है। पुराना जो लेक्चर है उसका रिलेशन इससे है। और हिस्ट्री की एक दूसरी विशेषता मैं आपको और बताना चाहूंगा। हिस्ट्री एक चेन की तरह जुड़ी है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, चाहे आप नंबर सिस्टम पहले पढ़ो, चाहे आप परसेंटेज पढ़ो, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। लेकिन हिस्ट्री चैन की तरह जुड़ी है। जो पिछली क्लास थी उसका संबंध आज की क्लास से है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्लास से होगा, तो इसलिए इस क्लास को मिस भी नहीं करना है। अब हम लेकर चलेंगे ट्रेड। तो देखिए, हम किस आधार पे कह सकते हैं कि यहां पर ट्रेड होता था। ट्रेड एक्चुअली में लोथल से जो बंदरगाह मिला है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इनका व्यापार होता था। व्यापार भी यहां पर दो तरीके से होता है। व्यापार दो तरीके से होता है। एक होता है डोमेस्टिक यानी देसी व्यापार, देसी, और एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड यानी विदेशी व्यापार। देखिए, देसी व्यापार को मैंने इसलिए बताया क्योंकि कल मैंने जैसे जो भी स्थल आपको बताए थे, वे स्थल किसी न किसी नदी से जुड़े थे। जब किसी न किसी नदी से जुड़े हैं, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि डोमेस्टिक ट्रेड होता है। और विदेशी व्यापार को इस आधार पे कहेंगे क्योंकि जो लोथल है वहां से फारस की मोहर मिली है। और फारस यानी पर्सिया यानी ईरान की मोहर क्यों मिली है, बेसिकली पोर्ट से ही मिली है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि उनके साथ ट्रेड होता था। जो विदेशी व्यापार है, इसका एक उदाहरण मैं और भी आपको देना चाहूंगा। एक्चुअली में इंडिया की में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी उसको हम रीड नहीं कर पाए, बट इसके पैरेलल एक सिविलाइजेशन और थी जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया की पहचान वर्तमान में इराक से होती है। तो मेसोपोटामिया में एक अक्काद वंश का शासक सारगोन होता था। तो सारगोन का एक अभिलेख यानी एडिक्ट मिला है, जिसको रीड कर लिया गया है। वहां की स्क्रिप्ट किलाक्सर थी। तो उसमें एक नाम आया है दिलमुन, दिलमुन, मगन और मेहलुआ। तो उसमें जो नाम आया है मेहलुहा, ये जो मेहलुआ शब्द है, ये मेहलुआ शब्द उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए यूज किया है। तो देखिए, एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने आया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मेहलुआ की पहचान किससे हुई है। तो मेसोपोटामिया के लोग सेंधा वासियों को मेहलुआ कहते थे, मेहलुआ। और यहीं पर एक क्वेश्चन फैक्ट और मैं डिस्कस करूंगा आपको। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल के जो लोग आर्य थे, आर्य सिंधु सभ्यता के लोगों को के लिए उन्होंने हरियूपिया वर्ड यूज किया है। चलो, अब देखिए, यहां बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये व्यापार करते थे। अब बात ये आती है कि जो व्यापार करते हैं, ये व्यापार किस किस देश के साथ व्यापार करते थे। तो देखिए, यहां पर एक आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया का मतलब होता है इराक, इसके साथ होता था। एक होता था फारस, फारस यानी पर्सिया, और इसकी पहचान ईरान से हुई है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान से होता था, अफगानिस्तान आदि से इनका ट्रेड होता था। अब ट्रेड तो यहां पर होता है, ट्रेड,
लेकिन जब ट्रेड होता है तो यहाँ सिक्का तो मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ से कोई भी सिक्का, सिक्का यानी कोयन, यहाँ से कोई सिक्का नहीं मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि ट्रेड तो होता था लेकिन कोई कोयन नहीं मिली है। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम होगा, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम। एक्चुअली में बार्टर सिस्टम का मतलब होता है अपनी आवश्यकता की चीज को लेना है और दूसरे की आवश्यकता की किसी वस्तु को देना है। अब चूंकि सिक्का नहीं मिला तो इनके व्यापार की दूसरी विशेषता यह है कि यहां पर बार्टर सिस्टम था। अब यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी वस्तु को कहां से मंगाते थे, कौन सी वस्तु को कहां से मंगाते थे। तो ये क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछा गया कई बार। देखिए, अगर हम सोने की बात करते हैं, गोल्ड, तो ये कर्नाटक जो हमारा स्टेट है साउथ में, कर्नाटक, कर्नाटक में कोल माइन है, कोलार, कोलार जो माइन है वहां से सोना लाते थे, जहां से आज भी सोना निकलता है। अगर हम चांदी की बात करते हैं, चांदी, तो चांदी को ये राजस्थान, और राजस्थान में एक सावर खान है जो आज भी है, सावर खान यहां से लाते थे। इसके साथ साथ चांदी को ये अफगानिस्तान से भी लाते थे, अफगानिस्तान से लाते थे। अगर हम कॉपर की बात करते हैं, तांबा, तो तांबा भी ये राजस्थान, और राजस्थान में एक खान आज भी है जिसका नाम खितड़ी है, ये यहां से लाते थे, आज भी वहां से प्रोडक्शन होता है। एक वर्ड आता है यहां पर, लाज वर्द मणि, देखी तो मैंने भी नहीं है कैसी है, बट सुना है। तो ये लाजवर्द मणि, इसे बदख्शा से लाते थे, बदख्शा, ये ईस्ट ईस्ट अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान, यहां से लाते थे। एक नाम आता है शिलाजीत, शिलाजीत, और शिलाजीत को ये हिमालय से लाते थे, हिमालय, और टिन, टिन को भी अफगानिस्तान से लाते थे। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से मेटल कहां कहां से आती थी, तो ये मैचिंग के लिए आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर जो इनके बाट आदि थे, ये जो बाट थे ये स्टेटाइट, मैं इसे हटा देता हूं, स्टेटाइट, स्टेटाइट ऑब्लिक चर्ट, इसे सेलखड़ी भी कहते हैं, इसके बने होते थे, और इनका जो आकार होता था ये क्यूब यानी घनाकार, घनाकार। देखिए, घनाकार को, घन का मतलब होता है क्यूब, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, स्क्वायर या वर्ग, इस साइज में बने होते थे। लेकिन यहां क्वेश्चन एक बार यह भी पूछा गया है कि यहां पर जो बाट बने होते थे वो मुख्य रूप से किस तरीके के थे, तो मुख्य में आएगा ये, और इनकी जो विशेषता है ये 16 यानी 16 के गुणक में थे, गुणक, गुणक का मतलब मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई में। तो 16 के गुणक में होने के कारण, अर्थात यहां पर दशमलव, दशमलव प्रणाली थी, दशमलव प्रणाली। देखिए, दशमलव प्रणाली को इंग्लिश में हम डेसिबल सिस्टम कहते हैं। तो इनके जो बाट बने थे ये डेसिबल सिस्टम में बने थे। अब हम स्केल की बात करते हैं। देखिए, स्केल जो यूज करते थे ये हाथी दांत का बना होता था। तो ये जो अब कंटेंट्स हमने लिए हैं ये इनकी इकोनॉमी से लिए हैं। अब हम लेकर चलेंगे इनके धार्मिक जीवन को, क्या ये गॉड में बिलीव करते थे या नहीं, है ना। एक्चुअली में धार्मिक जीवन के अंदर किस धर्म को मानते थे, धर्म को मानने के लिए यानी ये किसके फॉलोअर थे, धर्म को मानने के लिए क्या क्या काम करते थे। जब से मानव जाति का उदय हुआ तभी से धर्म का उदय हुआ। यानी मनुष्य का ये मानना है कि दुनिया को चलाने वाली कोई सुप्रीम पावर है। तो इस सुप्रीम पावर किसको मानते हैं उस पर हम यहां चर्चा करेंगे। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में देखिए, धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन में ये लोग यज्ञ, मानव पूजा, पशु पूजा, पक्षी पूजा, वृक्ष पूजा, स्वास्तिक, चक्र और जल पूजा,
एंड एक्सेट्रा, इसके एविडेंस मिल रहे हैं। देखिए, ये यज्ञ भी करते थे, यानी भगवान को खुश करने के लिए ये यज्ञों का आयोजन करते थे। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यज्ञ के जो एविडेंस मिले हैं ये हमें लोथल से मिले हैं, लोथल, और इसके साथ साथ कालीबंगा, यहां से मिले हैं। अब हमने बात की है दूसरा कि मानव पूजा करते थे। देखिए, मानव पूजा में भी ये क्या है, ये स्त्री पूजा के एविडेंस मिले हैं और पुरुष पूजा। देखिए, स्त्री पूजा की बात करें, जैसे हड़प्पा में मैंने बताया था कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, एक प्लांट दिखाया गया है जिसे उर्वरता यानी फर्टिलिटी की देवी माना गया है, यानी स्त्री को पूजते थे, यानी स्त्री की स्थिति यहां पर अच्छी थी, तो स्त्री पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पुरुष पूजा में मैंने आपको बताया था कि एक पशुपति, अभी भी मैंने डिस्कस किया, कल भी किया था, एक पशुपति की मूर्ति मिली है जिसके दोनों ओर 4 पशु थे, यानी राइट हैंड की बात करें तो बाघ और हाथी था और लेफ्ट हैंड में गेंडा और भैंसा था। इसके साथ साथ पशु पूजा, देखिए पशुओं में हम यहां पर देखिए 2 चीज आती हैं, एक आता है प्रिय पशु और एक आता है पूजनीय पशु। पूजनीय पशु, देखिए प्रिय का मतलब होता है प्रिय, जैसे आज भी हम कहते हैं कि प्रिय वर्ड अपने बराबर वाले या छोटे के लिए यूज किया जाता है। पूजनीय एक रेस्पेक्टेड वर्ड है जो अपनों से बड़ों के लिए यूज किया जाता है। तो पशुओं में जो इनका प्रिय था वो था एक सरंगी बैल। एक सरंगी बैल यानी एक ऐसा बैल जिसके सिर से एक सींग यानी हॉर्न निकला था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनका प्रिय पशु क्या था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखना है एक सरंगी बैल। अगर हम पूजनीय की बात करते हैं, पूजनीय, तो पूजनीय जो पशु है ये कुबड़ वाला बैल होता था, कुबड़ वाला बैल, वाला बैल, यानी इसके सिर से एक कुबड़ निकला हुआ था, तो कुबड़ वाला बैल इनका पूजनीय पशु था। अब पक्षियों की बात करते हैं, तो पक्षियों में एक नाम आता है पाक्ता। ये पाक्ता एक कबूतर की नस्ल का एक पक्षी होता है, उसकी पूजा करते थे। अब मैं आगे की तरफ लेकर चलूंगा। आगे की तरफ तो देखिए स्वस्तिक, यहां से स्वस्तिक का जो निशान होता है ये, इसके एविडेंस भी यहां देखने को मिले हैं। चक्र, श्री कृष्ण जी वाला चक्र के भी निशान मिले हैं। और जल पूजा, वर्तमान में हम देखते हैं कि जैसे हम सुबह को सूर्य स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, जल पूजा करते थे। इसका जो एक एविडेंस हमें मिल रहा है मोहनजोदड़ो। देखिए जो मोहनजोदड़ो है, जोदड़ो, यहां मोहनजोदड़ो से स्नानागार, स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। स्नानागार यानी जैसे धार्मिक पर्वों पर हम गंगा में स्नान करते हैं, तो संभवतः ये भी क्या करते थे, इस स्नानागार में स्नान करते थे, तो जल पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कई बार हम मेंस में देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन था, धर्म था, उस धर्म ने वर्तमान का जो धर्म है उसे कहां तक प्रभावित किया। तो इन क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट आपको बुक्स में नहीं मिलते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस पास्ट को जो प्रेजेंट है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, देखिए यज्ञ पूजा आज भी होती है। मानव पूजा में स्त्री की पूजा होती है, जैसे लक्ष्मी है, सरस्वती माता है। पुरुष पूजा में शिव की पूजा होती है। पशुओं में क्या है, गाय की पूजा। गाय के प्रॉपर कोई मूर्ति नहीं मिली, लेकिन बैल यानी गाय उसी नस्ल का है, तो देखिए उसकी भी पूजा। पाक्ता या कबूतर एक शांति का वृक्ष प्रतीक होता है। वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे, आज भी करते हैं। स्वास्तिक का निशान और चक्र आज भी है, और जल पूजा भी करते हैं। यानी वर्तमान का जो हमारा धर्म है वो कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्सेप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया गया है। तो देखिए इनके कल्चर को मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब इसमें छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। पतन यानी इनका पतन कैसे हुआ। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका ओरिजिन किस तरीके से हो रहा है और डिक्लाइन कैसे हो रहा है, ये एक उलझी हुई पहेली है। उलझी पहेली इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट मिली है उसको हम रीड नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो भी एविडेंस मिले हैं उसी के आधार पर हमें निर्णय लेना होगा। तो ऐसे में अलग अलग जो विद्वान होंगे, स्कॉलर होंगे, उनकी अलग अलग राय होगी, मतभेद हो जाएगा।
और ध्यान रखना है, जब किसी चीज का उत्थान होता है या पतन होता है, कोई चीज राइज करती है, डिक्लाइन होता है, तो अचानक नहीं होता, वो एक लंबी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया का परिणाम होता है, और उसके लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। ये बात अलग है कि किसी का रोल अधिक होता है तो किसी का रोल कम होता है। तो यहाँ पर जो अलग अलग विद्वान हैं, उनके अलग अलग मत हैं, उन्होंने कौन कौन से मत दिए वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ये मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है, मैचिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक नाम आता है जॉन मार्शल। देखिए जॉन मार्शल कहता है कि फ्लड, फ्लड का मतलब बाढ़, बाढ़ के कारण इनका पतन हुआ। और इसे एविडेंस कहां से मिलते हैं? ये कहता है कि मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। अर्थात जैसे फ्लड, बाढ़ आई तो अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाई उससे उनके मकान आदि दब गए, वो फिर उसके ऊपर फिर मकान बनाए रहने लगे। फिर फ्लड यानी बाढ़ आई, उसके ऊपर फिर मिट्टी यानी सिल्ट जम गई, फिर ऊपर रहने लगे। तो बाढ़ का आधार बनाता है, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन बाढ़ के एविडेंस प्रॉपर इसके अलावा और हमें कहीं नहीं मिले हैं, तो इसलिए इसके जो इसका विचार दिया है इसने, उसको बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। फिर एक नाम आता है आरएल स्टाइन। देखिए आरएल स्टाइन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हो गया है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, परिवर्तन। अब ये किस आधार पे कहता है? एक्चुअली में क्या है, यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो इंडस्ट्रियों में फ्यूल की आवश्यकता पड़ी, तो फ्यूल यानी ईंधन की पूर्ति के लिए इन्होंने वृक्षों को अंधाधुंध तरीके से काटा, जिससे क्लाइमेट चेंज हो गया। और ये कहता है कि वर्षा होनी बंद हो गई और इनका पतन हो गया। ठीक है, पतन में इसे सहायक मान सकते हैं, लेकिन 100% इसे सही नहीं कहा जा सकता। अब तीसरा जो आता है वो एक नाम आता है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, चाइल्ड। और इसी के साथ साथ एक नाम और आता है मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर। इन दोनों का कहना है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, आर्यों ने आक्रमण किया और इनका पतन हो गया। देखिए आर्य कौन है? यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो टॉपिक आता है वैदिक पीरियड, वैदिक काल के जो लोग हैं उसे हम आर्य कहते हैं। तो उनका एक देवता है जिसका नाम पुरंदर है। पुरंदर का मतलब होता है पुर यानी किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर पुरों को जीतने वाला। अर्थात उस पुरंदर ने आक्रमण किया और इनका पतन हो गया। अब किस आधार पे कह रहा है? चूंकि मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं, चूंकि वहां से कई नरकंकाल तीतर बीतर स्थिति में बिखरे मिले थे, तो इन दोनों का कहना है कि आर्यों ने आक्रमण किया, दोनों कहते हैं, और सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। चलो मान लेते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के अलावा ऐसा एविडेंस और कहीं से नहीं मिला, तो इसे भी प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात यह है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी C14 मेथड जो कार्बन डेटिंग मेथड है उसके अनुसार 1750 बीसी में इनका डिक्लाइन हुआ, और आर्य जो आते हैं वो 1500 बीसी से आते हैं, तो इसे भी ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। अब एक आता है आधुनिक मत। देखिए जो आधुनिक मत है, आधुनिक मत, इस आधुनिक मत में कहा जा रहा है यहां पर कि टेक्टेनिक डिस्टरबेंस, टेक्टेनिक डिस्टरबेंस यानी विवर्तनिक विक्षोभ, यानी जैसे भूकंप आता है वो एक तरीके से टेक्टेनिक डिस्टरबेंस है, उसके कारण जो सिंधु नदी थी उसका डैम यानी बांध टूट गया और इनका पतन हो गया। ये आधुनिक मत है, लेकिन ये भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा यदि सिंधु सभ्यता के डिक्लाइन यानी पतन को स्टडी करना है तो इस पर अभी अनुसंधान यानी रिसर्च की आवश्यकता होगी। तो यहां ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूं। तो इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन थे अब हम उन पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी, यानी उसका नेचर कैसा था, नेचर ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। वो कह रहा है अर्बन सिविलाइजेशन, रूरल सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर डोमिनेट, कृषि प्रधान, एंड नॉन ऑफ दीज। इसमें देखना है। तो देखिए इनका अर्बन बहुत ही डेवलप है, यहां पर साइंस टेक अच्छी है, इंडस्ट्री है, ट्रेड है, जो एक अर्बन की विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाता है ए। ग्रामीण सभ्यता, इसे रूरल सिविलाइजेशन नहीं कहा जा सकता। एग्रीकल्चर डोमिनेट भी नहीं है, यानी कृषि प्रधान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत ज्यादा है,
तो इसका आंसर हो जाता है ए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी, देखिए एक होता है मेल डोमिनेट, तो मैंने अभी बताया था आपको मेल डोमिनेट तो है नहीं, चूंकि ये फीमेल डोमिनेट यानी मात्र सत्तात्मक थी। समान अधिकार ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाता है सी, यानी फीमेल डोमिनेट यानी मात्र सत्तात्मक। और मैंने ये भी बताया था पूरे इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस में मात्र इंडस सिविलाइजेशन एक ऐसी है जो फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है, जहां की बाकी सब मेल डोमिनेट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से, ये से है, से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहर यानी सील पर नहीं था? देखिए मैंने आपको डिस्कस किया था पुराने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि एक तो गाय, जब बैल है तो ऑब्वियसली गाय होगी, और सुर कोटड़ा से घोड़े के एविडेंस भी मिले हैं तो घोड़ा भी होगा। लेकिन एक तीसरा इसमें दिया है ऊंट। ये तीनों ऐसे हैं जिसका किसी भी सील पर कोई एविडेंस नहीं मिला है, तो आंसर आता है डी, यानी किसी के भी एविडेंस सील पर नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि भगवान निम्नलिखित पशु, सॉरी ये नहीं है, निम्नलिखित पशु समूह कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? देखिए मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली थी पशुपति की, जिसकी पहचान आदि शिव से की गई है ना। कुछ जगह इसे योगी भी कहा गया है। तो वहां पर उसके जो राइट में दो पशु थे, एक राइट में बाघ और हाथी और लेफ्ट में गैंडा और भैंसा, इसके नीचे एक हिरन भी था। तो देखिए इसमें देखना होगा हमें, इसका जो आंसर बन रहा है ये हो गया बाघ और हाथी राइट में, और ये जो गैंडा और भैंसा है ये लेफ्ट में है और ये राइट में। इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, मिस्टेक ये होती है, क्योंकि इनका जो प्रिय पशु एक सरंगी बैल है और पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल है, तो जनरली क्या होता है इसमें बैल को दे देते हैं। जैसे वर्ष ये बैल दिया है, यहां भी क्या किया है, यहां ये नहीं है बट घोड़ा दे दिया है, तीसरे में क्या है यहां भी बैल दिया है। तो ये इस तरीके से तीनों विकल्प गलत हो जाते हैं, तो इसका आंसर बनता है बी। क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए कल जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी किया था कि पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण स्थल मैंने डिस्कस किए थे। उनमें खड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था, एक चहुंदड़ो था, और एक वेस्ट का स्थल सुतका गेंडूर था। तो ये भी पाकिस्तान में है, ये दोनों ये भी पाकिस्तान में है। लेकिन ये जो लोथल है ये हमारे गुजरात में है, गुजरात, और गुजरात कहाँ है? इंडिया। यानी गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, जिसे कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं और काठियावाड़ प्रांत भी कहते हैं, ये लोथल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए जब किसी क्वेश्चन को करते हैं तो हमें ऐसा नहीं कि जो आंसर है डायरेक्ट उस पर निशान लगाना है, हमें हर विकल्प को बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ना है। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।